हे दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसके थंबनेल पे लिखा था फिक्स योर लाइफ इन 59 सेकंड्स और टाइटल में लिखा हुआ था द सिंपलेस्ट डेली रूटीन फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब ये वीडियो बेसिकली 59 सेकंड्स का था, तो मैंने उसे ओपन किया और मैंने देखा तो उस वीडियो में एक रूटीन बताई गई थी जो उनके हिसाब से सबसे सिंपलेस्ट है। अब रूटीन क्या थी मैं आपको बताता हूँ। डेली सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठो, उसके बाद एक गिलास पानी पियो, उसके बाद जाके सनलाइट लो, उसके बाद जाके एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मेडिटेट करो, फिर एक क्विक वर्कआउट करो, इसके बाद काम करने बैठो, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड काम करो अपना, उसके बाद बुक रीड करो, उसके बाद एक हाई प्रोटीन लंच करो और उसके बाद रिकनेक्ट करने चले जाओ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ आउटसाइड, मतलब घर से बाहर निकलो या ऑफिस से बाहर निकलो। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्रिएटिव करो जैसे कि लिखना, पेंटिंग करना एक्सेट्रा। अगेन प्रोटीन पैक्ड लेस कार्ब डिनर करो, उसके बाद मैग्नीशियम लो, अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो, उसके बाद अपने दिन को रिफ्लेक्ट करो कि आपका दिन कैसा गया और कल के लिए गोल सेट करो और फिर 9 बजे या फिर 10 बजे तक एटलीस्ट सो जाओ। अब टू बी ऑनेस्ट आप बताना, आपको लगता है कि ये जो रूटीन है वो सबसे सिंपलेस्ट है? हाँ, शायद सुनने में ये थोड़ा बहुत सिंपल हो भी, बट एक्चुअल में ये करना इतना सिंपल नहीं है और ये डिफिकल्ट है। और ये तो एकदम आइडियल लाइफ की तरह हो गया, इतने सारे अच्छे काम एक दिन में कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि कई बार जब हम अपनी लाइफ को चेंज करने जाते हैं, कभी न्यू ईयर आता है, हम लोग खूब सारे बड़े बड़े गोल सेट करने जाते हैं, अपनी रूटीन को 360 चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना जल्दी इतने सारे चेंजेस लाइफ में करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। सिंपलेस्ट तो बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है 100-150 की स्पीड में और फिर सडनली आपने उसे रिवर्स गियर डाल दिया, तो क्या रिवर्स गियर पे फटाक से जा पाएगी? इश्यूज होंगे, राइट? एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट इतना तो मुझे समझ में आया ना, लाइफ में रूटीन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिंपल भी होनी चाहिए, आई एग्री। बट ये वाली जो मैंने वीडियो में रूटीन देखा वो मुझे इतनी सिंपल नहीं लगी, इसलिए मैंने सर्च करना चालू किया कि आप लोगों के लिए कोई सिंपल सी रूटीन लेके आ सकूं जिससे एक्चुअल में आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो और शायद दुनिया भी बदल सकते हो। और इसी रिसर्च में मुझे एक बुक वापस से देखने मिली, जो बुक के बारे में मैंने कई बार सुना था, कई बार पढ़ा भी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जो बहुत फेमस हुई, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और वो बुक कौन सी थी? वेल, वो बुक एक नेवी सील ऑफिसर ने लिखी है जिनका नाम है विलियम एच मैकरेवन। उन्होंने बेसिकली मई 2014 में एक स्पीच दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, जो स्पीच में उन्होंने 10 लेसन शेयर किए थे जो उन्होंने सालों साल नेवी में काम करके सीखे थे। और उन्होंने वो 10 लेसन सिखाए थे जो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा तो वो डिसिप्लिन, एक अच्छी रूटीन सेट कर सकता है और अपनी खुद की लाइफ बदल सकता है और पूरी दुनिया बदलने का पावर रख सकता है। ये स्पीच जब वो देने गए थे ना, तो उनको लगा था यार बच्चे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो शायद उनसे रिलेट ना कर पाए, उनकी बातें समझ ना पाए। बट आपको पता है, जब उन्होंने वो स्पीच दी, जो 10 लेसन उन्होंने सिखाए वो इतने पावरफुल निकले, वो इतने ज़्यादा वायरल हुए कि उसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यू आए उस स्पीच के ऊपर। और उसी स्पीच के बेसिस पे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मेक योर बेड। क्या है वो 10 आदतें? आज मैं आपको वही बताऊंगा, बिकॉज ये आदतें आपको एक अच्छा रूटीन बनाने में भी हेल्प करेगी, डिसिप्लिन लाइफ बनाने में भी हेल्प करेगी। जैसे कि उन्होंने खुद भी इस बुक में कहा है कि व्हाट स्टार्ट्स हियर चेंजेस द वर्ल्ड। इस बुक की जो बातें हैं वो अगर आप आज से स्टार्ट कर दो अप्लाई करना, ये एक्चुअल में आपकी लाइफ तो बदल ही सकता है, बट दुनिया भी बदल सकता है। क्या है वो 10 लेसन? चलो वही एक एक करके हम देखते हैं इस वीडियो में, जो फिर इस बुक की समरी भी बन जाएगी, जो मैं कई टाइम से एक्चुअली सोच ही रहा था कि बना के आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, विलियम ने स्पीच स्टार्ट करने से पहले भी और इस बुक में भी उन्होंने कहा है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ज़िंदगी में कभी भी कोई यूनिफॉर्म पहनो, मिलिट्री ज्वाइन करो या ना करो, कुछ तो बातें होती है, कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है जो हर इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है, और उन प्रॉब्लम से अगर हम डील करना सीख जाए तो ये हमारी लाइफ को बेटर बना सकता है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो इसीलिए इन बातों को गौर से समझना। पहली चीज़ जो वो बोलते हैं, सबसे पहली हैबिट जो उन्होंने करने के लिए सीख दी है जिससे आप अपनी अच्छी रूटीन क्रिएट कर सकते हो, जो एक्चुअल में सिंपल भी है, वो है मेक योर बेड। विलियम बताते हैं कि जब उनकी नेवी सील की ट्रेनिंग चल रही थी, जो काफ़ी महीने चलती है, जो बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती है, उस टाइम पे उनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो वियतनाम के वेटरन्स थे। वियतनाम के वेटरन्स मतलब उन्होंने वॉर लड़ी थी और ये सारे लोग थे, टफ लोग थे बेसिकली। तो ये लोग जब हर सुबह आते थे स्टूडेंट्स को चेक करने, तो आपको पता है सबसे पहली चीज़ वो लोग क्या चेक करते थे? वो लोग चेक करते थे कि हर स्टूडेंट ने अपना बेड कितने अच्छे तरीके से बनाया, और उसका एक स्टैंडर्ड था। ऐसी अच्छा बनाना मतलब सिर्फ हवा में बात नहीं थी, हर स्टूडेंट का बेड परफेक्ट होना चाहिए था, ये सबसे पहली डिमांड थी। बेड इतने अच्छे से बनाया होना चाहिए था कि चारों स्क्वायर्स एकदम परफेक्टली स्क्वायर दिख के आए, पिल्लो एकदम अच्छे से सेंटर में हो, ज़्यादा आड़ी टेढ़ी ना हो, प्लस जो ब्लैंकेट दिया जाता है वो अच्छे से रेक्टेंगल शेप में बना के पैर के पास रखा हो, और ये सारी चीज़ एकदम अच्छे से टाइट रखी गई हो, इतना टाइट कि जब उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो अगर एक कॉइन उछाल के फेंके, जो कई बार करता भी था वो, कि कॉइन उछाल के फेंके तो वो कॉइन टाइट शीट पे लगने के बाद उछलना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं हुआ मतलब आपने बेड सही से नहीं बनाया। और इतना ज़्यादा गौर किया जाता था उनका परफेक्ट बेड बनाने के लिए। और ये चीज़ करते वक्त, ये सिंपल सा बोरिंग सा टास्क डेली करते वक्त, मंडेन काम करते वक्त, कई बार विलियम को लगता था कि यार ये हमसे क्यों करा रहा है, हमें तो सोल्जर बनना है, हमें तो वॉरियर बनना है, हमें तो टफ जंग लड़ने जा रही है, और ये लोग हमसे बिस्तर सही करवा रहे हैं। तब उन्हें उस चीज़ की विजडम नहीं समझ में आई।
लेकिन उन्होंने बोला कि लाइफ में हर बार तब जैसे जैसे वो ग्रो करते गए, इसके पीछे की विजडम उनकी लाइफ में और क्लियर होते गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ उन्हें ये समझ में आई कि जब आप हर सुबह अपना बेड बनाते हो और परफेक्टली बनाते हो ना, तो आपको सुबह सुबह ही एक टिक मार्क मिलता है। आपको लगता है कि हाँ, आपने कोई एक काम कर लिया है, आप एक सिंगल टास्क परफेक्टली आपने कंप्लीट कर दिया है। और ये चीज़ एक मोमेंटम देती है, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार ये टास्क अच्छा हो गया है, तो चलो और दूसरे टास्क करते हैं। तो फिर दूसरा टास्क करते हैं, फिर तीसरा टास्क करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे टास्क वो पूरे दिन में कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने सुबह सुबह सबसे पहला टास्क अच्छे से कंप्लीट किया। ये एक सिंगल टास्क कर पाना उन्हें सेंस ऑफ प्राइड फील कराता था, उन्हें एनकरेज करता था और दूसरे टास्क करने के लिए, जिसकी वजह से कई बार वो और बहुत सारे टास्क कर पाते थे। इसके साथ साथ रोज़ सुबह बेड बनाओगे ना, तो आपको एक और इंपॉर्टेंट विजडम समझ में आएगी कि लाइफ में ना कई बार हमें लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शादी हो जाना, बहुत सारे पैसे कमाना, एक बिजनेस खड़ा करना, बट एक्चुअल में लाइफ छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है। और जब हम इन छोटी चीज़ों पर फोकस करते हैं और उन छोटी चीज़ों को परफेक्टली करना स्टार्ट करते हैं, तभी हम लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें भी परफेक्टली कर पाते हैं। जबकि जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों को परफेक्टली अच्छे से नहीं कर पाता है, वो कई बार बड़े काम भी अच्छे से नहीं कर पाता है। और ये बेड बनाना कई बार आपको छोटे काम पे फोकस कराने पे हेल्प करता है। और जब आप बेड बना के जाते हो, अपना दिन जीते हो, कई सारे टास्क करते हो सकता है कि आपका दिन खराब चले जाए, आपको अच्छा ना लगे, आपने जो चीज़ें डिसाइड करी थी वो चीज़ें ना हो पाए, बट एटलीस्ट जब आप थके हारे वापस से घर पे आओगे, तो एटलीस्ट आपके पास एक बेड होगा अच्छा सा बना हुआ, जो आपने बनाया था, जिसको देख के आपको एक एनकरेजमेंट आएगा कि हाँ चल कोई नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं गया, कल एक अच्छा दिन स्टार्ट होगा इस बेड की तरह। और वो एक पॉजिटिव नोट पे आपको अपना दिन खत्म करने में हेल्प करेगा, जो साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। इसलिए पहली चीज़ जो आपको अपनी रूटीन में डालना चाहिए, जो विलियम्स बोलते हैं, वो यही है कि हर सुबह उठो तो पहले अपना बेड बनाओ, अच्छे से अपना बेड बनाओ, परफेक्टली क्रिएट करो, यह आपको एक विनर जैसा फील कराएगा। नेक्स्ट, यू कांट गो अलोन। विलियम बताते हैं कि जब नेवी सील की ट्रेनिंग चल रही थी ना, तब उन लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसे बोट क्रू बोला जाता था। अभी जो बोट क्रू होता था ना, उसके अंदर 7 लोग होते थे। उनके पास एक रबर का बोट होता था, जिसे डिंजी भी बोलते हैं। वो बोट पे बेसिकली 7 लोग होते थे, 3 लोग एक साइड, 3 लोग एक साइड, और एक होता था कॉक्सॉन, जो बेसिकली डिंगी को डायरेक्शन देता था, सबसे आगे रहता था। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज इन लोगों के साथ ही उन्हें टास्क कंप्लीट करना होता था। इन लोगों को क्या किया जाता था, सर्फ जोन में भेजा जाता था, जहाँ सर्फिंग अलाउड होती है, जहाँ बहुत बड़े वेव्स आते हैं। अब इस वेव्स पे इन्हें ये डिंगी को चलाना होता था, दूर तक लेके जाना होता था। बट बात ये होती थी ना कि सैन डिएगो नाम की जगह पे, जहाँ ये लोग ये प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे 6 फीट, 7 फीट, 8-8 फीट की लहरें आती थी, और इन लहरों को इन्हें पार करना होता था, मिल के पैडल करना होता था। अगर ये लोग सब साथ में मेहनत से पैडल नहीं करेंगे, तो वेव्स क्या करेगी, उन्हें धक्का मार के वापस से शोर पे छोड़ देगी, और इनका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा, इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए इन्हें बहुत मेहनत से सब लोगों को एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ती थी, पैडल मारना पड़ता था, ताकि वो वेव्स के ऊपर चढ़ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। और ये काम करने में एक्सट्रीम एफर्ट रखता था, सिंक्रोनाइजेशन लगता था, तालमेल लगता था, लोगों का मिल के काम करना। और यहीं से उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अगर आपको लाइफ चेंज करनी है, अपनी या दूसरों की, या पूरी दुनिया बदलनी है, तो ये काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको दूसरों की ज़रूरत है। और उसके ऊपर वो आगे भी बताते हैं कि कई बार क्या होता था कि 7-8 लोग हैं, तो उनमें से कोई एक जन बीमार पड़ जाता था। उस टाइम कोई इंसान जब बीमार पड़ गया है, तो जो बाकी के 6 लोग हैं, वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे, वो लोग अपना खाना भी उसको दे देते थे, ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। और फिर जब वो ठीक हो जाता था और कोई और बीमार होता, तो वो भी सेम दूसरों के लिए करता था। इसे बोलते हैं टीम वर्क। और ये टीम वर्क के बेसिस पे ही वो लोग बड़े बड़े टास्क कर पाते थे, बड़े बड़े काम कर पाते थे। और यहीं से उन्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिला, वो यही है कि अगर आपको अपने आप को, अपनी लाइफ को, या दुनिया बदलना है ना, तो ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको एक टीम चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। इसी लेसन के ऊपर स्पीच में नहीं, उन्होंने बुक में एक और स्टोरी शेयर करी है, जब वो बताते हैं कि कैसे नेवल स्पेशल वॉरफेयर ग्रुप 1 के कोमोडोर बन चुके थे, एक नेवी कैप्टन आप बोल सकते हो। तब उनके अंदर कई सारे स्टूडेंट होते थे। अब इन लोगों को स्टूडेंट्स के साथ कई सारे टास्क करने पड़ते थे। तो उसके अंदर एक टास्क था जहाँ पे इन्हें C-130 हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट है ना, उसके अंदर जाना पड़ता था। उस एयरक्राफ्ट से हज़ारों फीट से उन्हें कूदना होता था, पैराशूट लेके फिर नीचे लैंड करना होता था। तो हमेशा की तरह ये जो उनकी चल रही थी प्रैक्टिस, वो कर रहे थे। इस दिन भी वो बड़े जोश में थे, सब लोग जोश में थे। वो लोग कूदे एयरक्राफ्ट से, पैराशूट सब कुछ उन्होंने देखा, सब कुछ चेक किया, सब कुछ बराबर चीज़ थी। उन्होंने नोटिस किया कि आजू बाजू कोई नहीं है। फिर उन्होंने डिसाइड किया 5500 फीट नीचे गिरते वक्त अब उन्हें पैराशूट करना चाहिए, खोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो करने जा रहे थे ना, तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनका एक स्टूडेंट था ना, वो गलती से उनकी लाइन में आ गया है, मतलब उनके नीचे आ चुका है, और उसने अचानक से पैराशूट खोल दिया। अब इस वजह से क्या हुआ पता है कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जो पैराशूट होता है वो जोर से खुला, और उनको आके इनको झटका लगा। आप खुद सोचो, मिड एयर में कोई इंसान गिर रहा है और उसको आके पैराशूट जोर से लग जाए, नीचे से ऊपर खुल रहा है और उनको झटका लग जाए, तो वो गोल गोल स्पिन करने लग गए। आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अनकॉन्शियस हो गए थे, बट स्टिल उन्होंने इंस्टिंक्चुअली अपने पैराशूट को खोल दिया। जो रिपकॉर्ड होती है उसको उन्होंने खींचा,
जैसे ही उन्होंने रिपकॉर्ड खींचा उनको क्या पता चला कि ये जो पैराशूट उनका है ना, उसकी सारी तारें है ना उनके पैर में फंस गई है। कुछ तारें लेफ्ट पैर में फंस गई है, कुछ तारें राइट पैर में फंस गई है। ये फंस ही रहा था, ये सारी चीज़ों को समझ ही रहे थे। उसके बाद अचानक से जो कैनोपी होता है, मतलब जो पैराशूट का वो हिस्सा होता है जो हवा पकड़ के स्पीड कम करता है, अचानक से उसने हवा पकड़ ली। मतलब सडनली पैराशूट पूरा खुला, और जैसे ही वो खुला, जो तारों में उनके पैर जकड़े हुए थे, उस तारों ने ज़ोर से उनके पैर को घसीट दिया दोनों तरफ से। उनका जो पेल्विस होता है उसमें जो हज़ारों मसल्स होती है वो पूरे फट गए। उनके पेल्विस जो जुड़ा हुआ था वो पूरा टूट गया, अलग अलग हो गया। वो बोलते हैं उस टाइम पे उन्हें इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ, उन्होंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि शायद वो जो मैक्सिको, जहाँ पे वो लैंड करने वाले थे कैलिफोर्निया में, वहाँ से मैक्सिको का बॉर्डर दिख रहा था, उन्होंने इतना ज़ोर से चिल्लाया कि शायद वो मैक्सिको के बॉर्डर तक आवाज़ चली गई होगी, इतना ज़्यादा पेन था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज करा गया। 5 इंच उनका जो पेल्विस था ना वो एक दूसरे से अलग हो चुका था, तो इसीलिए टाइटेनियम की प्लेट से उसे जोड़ा गया। उन्हें बहुत सारे शॉट्स दिए गए, बहुत सारे स्क्रू लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें करी गई, जिसकी वजह से फिर उन्हें 2 महीने तक बेड रेस्ट करने के लिए बोला गया। अब ये टाइम पे जब वो एकदम अकेले थे, इससे पहले तक उनको लगता था कि वो इनविंसिबल है, क्योंकि कई बार मिलिट्री में ट्रेनिंग के दौरान ऐसी कई सारी चीज़ें हुई थी जिसमें वजह से वो कई बार जान से हाथ धोते होते बच चुके थे, लेकिन उनकी कभी जान नहीं गई थी, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन ये एक्सीडेंट के बाद पहली बार उनको मालूम पड़ा कि हम अकेले इंसान कितना वल्नरेबल होता है। उस टाइम पे उनकी जो बीवी थी, उनकी वाइफ जो जॉर्जियन थी, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। डेली उनकी केयर करती थी, उन्हें शॉट्स देती थी, उन्हें दवाइयाँ देती थी, और उन्हें हमेशा ये चीज़ के लिए मोटिवेट करती थी कि अभी तुम्हारा करियर खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। और वो बोलते हैं कि वो एक इंसान का सपोर्ट, उनकी वाइफ का सपोर्ट उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था, उनके दोस्तों का सपोर्ट उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से वो वापस से अच्छे से रिकवर कर पाए और अपनी लाइफ को नॉर्मली जी पाए। बट अगर ये सारा सपोर्ट, ये सब प्यार मोहब्बत उनके पास नहीं होती, वो अकेले होते, तो शायद ही वो इतने अच्छे से रिकवर कर पाते और शायद ही वो वापस से मोटिवेट होकर अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में कर पाते हैं। इसलिए अगेन वो ये लेसन को रीइंफोर्स करते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेले ये चीज़ नहीं कर सकते हो। इसीलिए जितना हो सकता है उतना अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत बनाओ, ऐसे लोग बनाओ जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपके लिए खड़े रहेंगे और जिनके लिए आप खड़े रहोगे। नेक्स्ट लेसन, मेजर पीपल विद द साइज ऑफ देयर हार्ट, नॉट देयर फीट। विलियम बताते हैं कि जब नेवी सील की ट्रेनिंग चल रही थी, जब स्टार्ट हुई थी ट्रेनिंग, तब उनके ग्रुप में 150 लोग थे। बट फिर कुछ हफ्तों बाद ही या फिर कुछ महीनों के अंदर ही वो जो 150 लोग थे वो सिर्फ 42 लोग बचे थे। 42 लोग मतलब सिर्फ 6 ग्रुप बन सकता था बोट क्रू का, 7-7 लोगों का ग्रुप होता था, तो सिर्फ 6 बोट क्रू बचे हुए थे। अब इस 6 बोट क्रू में से विलियम बताते हैं जो उनका ग्रुप था ना, उसके अंदर टॉल और स्ट्रांग लोग थे, और मैक्सिमम जो बोट क्रू थी वो टॉल और स्ट्रांग लोगों से ही बना हुआ था। लेकिन इन सभी लोगों में ना एक ग्रुप था जो लिटिल गाइज से बना था, छोटे छोटे लोगों से बना था। छोटे लोग मतलब इनके कंपैरिजन में 6 फीट, जहाँ पे लोग 6 फीट 7 फीट वाले लोग थे, वहाँ पे ये जो ग्रुप था ना, उसके अंदर है ना कोई भी 5.5 फीट से ऊपर नहीं था। इन्हें लोग मजाक में मचकिन ग्रुप बोलते थे। मचकिन मतलब किसी बच्चे को बोल सकते हो, छोटे जानवर को बोल सकते हो। मंचकिन कैट्स भी होती है जो आपने देखा होगा, जिनके पैर एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो ये लोग ना इनका मजाक उड़ाते थे, मतलब हेल्दी वे में ही, बट मजाक उड़ाते थे कि आप लोग अपने छोटे छोटे पाँव में फ्लिपर्स डालोगे मचकिन क्रू करके। और इस ग्रुप में कौन कौन था? इसके अंदर एक इंडियन अमेरिकन था, एक अफ्रीकन अमेरिकन था, एक पोलिश था, एक ग्रीक था, जो 2 किड्स थे वो मिड वेस्ट के थे। ऐसे आप बोल सकते हो अलग अलग जगहों से ये क्रू बना था छोटे छोटे लोगों का। लेकिन विलियम बताते हैं, आपको पता है इंटरेस्टिंग बात ये थी ना, लेकिन जो आखिरी हंसी थी ना, हमेशा ये मचकिन क्रू ही लेके जाती थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेसेस होती थी, स्विमिंग वाली कोई भी चीज़ होती थी ना, हमेशा ये लोग सबको हरा देते थे। और ऐसे ही नहीं हराते थे, बुरी तरीके से हराते थे। फर्स्ट आते थे ये जो छोटे छोटे लोगों का क्रू था। और इस चीज़ से उन्होंने एक लाइफ का लेसन सीखा विलियम ने, जो बोलते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग है ना एक बहुत अच्छा इक्वलाइजर होता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी रेस है, आप कहाँ से आए हो, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपके एजुकेशंस क्या है। अगर आपके अंदर दिल है, और आपका जितना बड़ा दिल है ना, उतना अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। बस आपके अंदर एक विल टू सक्सीड होनी चाहिए। और अगर विल टू सक्सीड है तो सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके भी आप जीत सकते हो। जैसे कि ये क्रू था जो छोटे लोगों से बना हुआ था, लेकिन इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को, स्ट्रांग लोगों को हरा दिया था। और उसके ऊपर एक बुक के अंदर वो एक स्पेसिफिक स्टोरी भी शेयर करते हैं कि एक बार है ना, ऐसे कई सारे ड्रिल्स तो नेवी सील ट्रेनिंग में चलते रहते हैं। तो एक ड्रिल में ये लोग सी शोर के पास गए हुए थे, सर्फिंग वाले जोन में ही गए हुए थे, और इनकी स्विमिंग की एक ड्रिल होने वाली थी। और वो ड्रिल होने से पहले जब उनको घंटों तक स्विमिंग करना है तो उन्हें सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट भी पहनाए जाते थे। बट उन्हें स्ट्रिक्टली ये चीज़ बताई गई थी, अनरिटन रूल था कि यार लाइफ जैकेट अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा, आपके ऊपर लोग हंसेंगे। इसलिए वो लाइफ जैकेट सिर्फ नाम की होती थी, बट स्टिल एक रूल था। इस वजह से जो ट्रेनर इंस्ट्रक्टर होते थे वो लोग लाइन से आके लाइफ जैकेट चेक करते थे लोगों की। और ये जो चेक करना था ना, वो तो सिर्फ एक बहाना था। चेक करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्टर थे ना, वो लोग टांग खींचते थे और वो लोग है ना बुरी बुरी चीज़ें बोलते थे, डीमोटिवेट करते थे जानबूझ के, ताकि वो लोग देख सके कौन स्ट्रांग है। एक टाइम पे ऐसी ये सब चीज़ें चल रही थी ना, तभी ऑथर विलियम के बाजू में एक छोटा सा आदमी था जिसकी अगेन हाइट छोटी थी, मंचकिन बोल सकते हो वैसे टाइप का आदमी था। बट इसको भी ये जो इंस्ट्रक्टर आया उसने लाइफ जैकेट पहनाया और फिर वो उसका मजाक उड़ाने लग गया कि तू इतना छोटा सा आदमी है, ये बड़ी बड़ी वेव्स तेरे को आधा तोड़ देगी,
तू अब भी क्विट कर दे, अच्छा होगा। इसने बोला नहीं मैं नहीं क्विट करूंगा। उसने बोला कर दे, तू इतना सा है तो अंदर घुस जाएगा, मर जाएगा, कोई कौन बचाएगा, कोई नहीं बचाने वाला और तू बचेगा भी नहीं, छोड़, इससे अच्छा है जा अपने घर पर आराम कर। ऐसी कई सारी भड़कीली चीज़ें वो इंस्ट्रक्टर से बोलने लग गया, बट जिस चीज़ से उसको गुस्सा आने लग गया और उसने बोला नहीं आई वोंट क्विट एंड आई विल डू इट। इसके बाद वो इंस्ट्रक्टर है ना, कुछ तो उसके कान में जाके उसने एक चीज़ बोली। अब क्योंकि वेव्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी इसलिए ऑथर बाजू में होने के बाद भी वो चीज़ सुन नहीं पाए, बट फिर वो लोग ड्रिल करने चले गए। थक हार के जब उन्होंने पूरी ड्रिल कंप्लीट करके जब वो वापस आए तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि ये जो छोटा वाला आदमी था ना, जो छोटा हाइट का था, वो आदमी सबसे पहले सी शोर पे आके खड़ा हुआ है, तन के खड़ा हुआ है, और जो इंस्ट्रक्टर है उसको प्राउड फील कर रहा है उसके ऊपर। तो फिर ये चीज़ उनको बहुत क्यूरियोसिटी वाली लगी। तो जब पूरा सेशन, पूरा दिन खत्म हो गया तो रात में विलियम उनके पास गए, उस सेलर के पास गए, वो जो छोटा सेलर था उसके पास गए और उससे जाके पूछे कि इस आदमी ने आपके कान में आके क्या बोला। तो उसने बोला, इंस्ट्रक्टर ने आके बोला मेरे कान में प्रूव मी रॉन्ग। वो बताते हैं जो ड्रिल्स होती थी ना, वो कई बार है ना इंस्ट्रक्टर ये सब लोग है ना ट्राई करते थे, लोगों को जानबूझ के उत्साह करते थे ताकि लोग प्रूफ करके दिखाए कि हाँ उनके अंदर दम है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। और अगेन ये प्रूफ कर पाना ना उन लोगों की बात होती है जिन लोगों में हार्ट होता है, जिनका दिल बड़ा होता है। और दिल बड़ा मतलब सिर्फ दिल बड़ा नहीं है, जिगर बड़ा होता है, जैसे इंडियन में बोलते हैं ना जिगर बड़ा होना। जिनका जिगर बड़ा होता है वो कई बार सक्सीड कर ही लेते हैं, भले से ऑड्स उनके अगेंस्ट क्यों ना हो। नेक्स्ट, यू विल गेट शुगर कुकी नो मैटर व्हाट। विलियम बताते हैं कि नेवी सील के दौरान है ना हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 बार जो इंस्ट्रक्टर होते थे ना, वो लोग आते थे रैंडमली और रैंडमली फिर स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म चेक करते थे। वो चेक करते थे कि यूनिफॉर्म लोगों ने अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से पहना है कि नहीं, उनके जो हैट है, हैट परफेक्टली स्टार्च्ड है कि नहीं, ड्रेस में कोई सुकड़न तो नहीं है, वो परफेक्टली उन्होंने पहना है कि नहीं, एकदम प्रॉपर टक इन है कि नहीं, बेल्ट प्रॉपर एकदम तरीके से अच्छे से पहना गया है कि नहीं, शूज़ एकदम अच्छे से शाइन हुए हैं कि नहीं, इतने अच्छे से शाइन कि उनका चेहरा उसमें दिखे, ऐसा हुआ है कि नहीं। मतलब बेसिकली एकदम परफेक्ट टिप टॉप कंडीशन में वो होने चाहिए। और टिप टॉप कंडीशन में अगर शर्ट नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई यूनिफॉर्म की, कोई भी एक चीज़, तो उन्हें सज़ा दी जाती थी। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि एक इंसान, एक स्टूडेंट कितनी भी मेहनत करने, कितना भी परफेक्ट दिखने की कोशिश करे, ये जो इंस्ट्रक्टर होते थे वो कोई ना कोई फॉल्ट पकड़ ही लेते थे और उन्हें सज़ा देते थे। सज़ा क्या थी? सज़ा बेसिकली उन्हें अगेन सर्फ जोन में लेके जाया जाता था जहाँ पे समुद्र की लहरें आती रहती थी। उन्हें बोला जाता था कि पूरा गीला हो जाओ, और गीले होने के बाद उन्हें सैंड में लोटपोट होने के लिए बोला जाता था। मतलब ऐसे लोटपोट होना गीले होके कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो सैंड है ना चिपक जाए। अब अगर आप कभी बीच में गए होंगे, कभी आपने नोटिस करा होगा कि सैंड, गीली रेत जब अगर अपने कपड़े में चले जाए, अपने ऊपर चले जाए तो कितना इरिटेट फील होता है। वेल वो चीज़ उनसे कराई जाती थी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ खत्म नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात ये थी, ऐसा करने के बाद लोग एकदम शुगर कुकी बन जाते थे। उन्हें मजाक में बोलते थे शुगर कुकी बन गया, मतलब इसके ऊपर खूब सारे ये बिस्किट बन चुका है जिसपे खूब सारे शक्कर के दाने लग गए, ऐसा वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिसे बोला जाता था शुगर कुकी। अब ये शुगर कुकी बनने के बाद ना ये बात थी कि दिन भर उन्हें नहाने नहीं दिया जाता था। आप नहा नहीं सकते हो, आप अपने आप को साफ नहीं कर सकते हो, और गीले ठंडे पानी में वेट हुए, सैंड से पूरे लथपथ हुए, आपको पूरा दिन वैसे ही बिताना पड़ेगा। और ये चीज़ लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग लगती थी। तो जो स्टूडेंट्स थे ना, कई बार वो स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि यार हम इतनी मेहनत से परफेक्टली हर एक चीज़ कर रहे हैं, अपने हैट को परफेक्टली कर रहे हैं, कपड़े को, बेल्ट को, शूज़ को, पैंट को, हर एक चीज़ को हमने परफेक्टली किया है, बट फिर भी ये लोग हमें शुगर कुकी बना देते हैं। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अनफेयर लगती थी। विलियम बोलते हैं ना, जितने भी लोग थे जिन्हें ये चीज़ अनफेयर लगती थी, ये लोग कभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते थे। ये लोग होते थे जो जल्दी गिव अप कर देते थे, क्विट कर देते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग ड्रिल के मकसद को ही नहीं समझते थे। ये ड्रिल का मकसद क्या था? ड्रिल का मकसद ये नहीं था कि आपको परफेक्ट रहना है, हमेशा परफेक्ट दिखना है। ड्रिल का मकसद ये था कि आप ज़िंदगी में कितना भी परफेक्टली कोई भी काम कर लो, अपने आप को कितना भी परफेक्टली तैयार कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी एफर्ट डाल लो, ज़िंदगी आपको शुगर कुकी बनाएगी ही बनाएगी। चीज़ें आपके साथ बुरी होगी ही होगी, रिवॉर्ड मिलना तो दूर है, लाइफ आपको बुरी चीज़ें देगी ही देगी। और ये चीज़ जितना जल्दी जो इंसान समझ जाता था, वो इंसान ज़्यादा टिक पाता था, वही इंसान सील ट्रेनिंग पूरी कर पाता था। इसीलिए अगर आपको भी अपनी लाइफ में टिके रहना है, सक्सेस अचीव करनी है, तो याद रखो लाइफ कभी ना कभी आपको शुगर कुकी बनाएगी बनाएगी। भले से आप कितने भी प्रिपेयर्ड रहो, कितने भी स्मार्ट रहो, कितने भी अच्छे से काम करो, परफेक्ट रिजल्ट्स आप जैसे चाहते हो वैसे आपको नहीं मिलेंगे, कभी ना कभी ये ज़रूर होगा। नेक्स्ट, लाइफ विल गिव यू सर्कस। नेवी सील जो महीनों तक चलता था, उसकी ट्रेनिंग के दौरान कई सारे फिजिकल टास्क और एक्टिविटीज़ दी जाती थी। जो स्टूडेंट्स थे उनको चैलेंजेस दिए जाते थे, मुश्किल चैलेंजेस। और ये जो चैलेंजेस थे ना, वो कंप्लीट करने होते थे एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करा गया था कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर उससे नीचे किया जाए तो एक बहुत ही बुरी चीज़ होती थी। तब है ना, लोगों का नाम एक लिस्ट में डाल दिया जाता था, और जिन भी लोगों का नाम उस लिस्ट में एक बार आ जाता था, उन्हें दिया जाता था सर्कस। सर्कस मतलब वो जोकर वाला सर्कस में नहीं भेजा जाता था, उन्हें बेसिकली
एक और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती थी कैलिस्थेनिक की, जहां उन्हें और बहुत ज़्यादा जी जान करके मेहनत करनी पड़ती थी। पुशअप्स मारना, पुलअप्स मारना, बहुत सारी ऐसी कोर एक्सरसाइजेस करना जिसमें लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी, एनर्जी पूरी खत्म हो जाती थी। अब बात ये थी ना कि कोई भी ये सर्कस में जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि अगर आप एक बार आपका लिस्ट में सर्कस में नाम आ गया, आप सर्कस में चले गए, तो उसके बाद क्या होगा, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जिस वजह से दूसरे दिन आपके अंदर ज़्यादा थकान रहेगी, जिसकी वजह से दूसरे दिन जो चैलेंजेस मिलेंगे आपका परफॉर्मेंस उसके अंदर भी और ख़राब हो जाएगा और ख़राब होते जाएगा, और ऐसे एक नेगेटिव स्पायरल बन जाएगा जिसकी वजह से आपको वापस सर्कस में जाना पड़ेगा। और ऐसे ही करते करते कई सारे लोग गिव अप कर देते थे क्योंकि हो ही नहीं पाता था, इसलिए कोई भी सर्कस में नहीं जाना चाहता था। अब एक बार क्या हुआ, इंटरेस्टिंगली इन्हें जब एक टेस्ट दिया गया, विलियम्स को और उनके एक पार्टनर थे, दोनों को स्विमिंग के लिए भेजा गया, तो ये लोग स्विमिंग करके आए और ये लोग दूसरों से बहुत लेट आए, स्टैंडर्ड टाइम से बहुत ख़राब परफॉर्म किया, इस वजह से इन्हें सर्कस भेजा गया। अब ऑब्वियसली इन्हें सर्कस ये लोगों को जाना नहीं था, बट ये लोग गए उस सर्कस में। जाके उनसे और बहुत ज़्यादा मेहनत कराई गई, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालाए गए, कई सारी अलग अलग किक्स, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें कराई गई, मतलब उनके एफर्ट्स को डबल ट्रिपल गुना बढ़ा दिया गया। ये चीज़ ऑब्वियसली उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं थी, बट ये लोग ने फिर भी जैसे तैसे करके उस सर्कस के सारे ड्रिल्स को कंप्लीट किया, अपने आप को वापस स्ट्रांग बनाया। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी ना, ऑथर बताते हैं विलियम्स, कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, एक ना एक बार तो आपका जो स्टैंडर्ड टाइम से ख़राब चीज़ आना ही था। एक ना एक बार हर इंसान को सर्कस में जाना ही था, हर स्टूडेंट एक ना एक बार सर्कस अटेंड करता ही था। और यहीं से उन्होंने एक और लेसन सीखा कि लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सर्कस। जब चीज़ें बुरी जा रही है, हो सकता है वो चीज़ें बुरी होकर और बदतर हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, और वो टाइम पे आपको अपना बेस्ट देना है। वो टाइम पे आपको हार मानने के बजाय आपको और टिके रहना है, क्योंकि ये चीज़ हाँ जो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत तकलीफ देगी, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी और पहले से बेटर बना देगी। नेक्स्ट, हेड फर्स्ट अप्रोच। नाउ नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान है ना, विलियम बताते हैं कि हर हफ्ते 2 बार तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती थी। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बेसिकली इसमें 25 ऑब्स्टिकल्स दिए जाते थे, जिसमें कई बड़े बड़े वॉल्स को चढ़ना होता था, 10 फुट का वॉल, 30 फीट की कार्गो नेट, बाब वायर्स जो होते हैं उसके अंदर के ड्रिल्स, उसके अंदर से जाना गुजरना, मड के अंदर से जाना, और ऐसी कई सारी चैलेंजिंग चीज़ें करनी होती थी। और उसमें से लेकिन एक ऑब्स्टिकल था जो ये लोगों को बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता था, एक स्लाइड फॉर लाइफ जिसे बोलते थे, जहाँ पे एक साइड पे 3 माले के ऊपर एक लेवल बनाया गया होता था, टावर बनाया गया था, दूसरी तरफ सिर्फ 1 माले का टावर बनाया गया होता था। अब इन्हें क्या करना होता था कि ये 3 माले के टावर के ऊपर चढ़ना होता था, और वहाँ पर एक रस्सी होती थी, और उस रस्सी के थ्रू अपने आप को लटक के उन्हें धीरे धीरे स्लाइड करते हुए पहले माले से या उसके नीचे तक आना होता था। अब यूजुअली ना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम स्टूडेंट्स थक जाते थे और इसमें काफ़ी टाइम लगता था। इनफैक्ट 1977 से एक रिकॉर्ड बन गया था इस चीज़ को कंप्लीट करने का कि एक स्पेसिफिक टाइम से नीचे और कोई कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक स्टूडेंट था जिसने ना यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग किया। अब यूजुअली जो रस्सी को पार करना होता था तब लोग क्या करते थे, अपना हाथ से पकड़ते थे, पैर को क्रॉस करके रस्सी में अटकाते थे और नीचे लटक के एक एक करके जाते थे। इस चीज़ में लोगों को टाइम लगता था, लेकिन ये एक स्टूडेंट था, उसने अलग किया। उसने क्या किया, हेड फर्स्ट अप्रोच लिया। उसने नीचे लटकने के बजाय रस्सी के ऊपर अपना सर रख के अपने आप को स्लाइड करा, और ये चीज़ करने की वजह से क्या हुआ कि जितना टाइम नॉर्मल लोगों को लगता था उससे आधे से कम टाइम में इस बंदे ने उस ऑब्स्टिकल को पूरा कर लिया, और उसने फिर वहाँ पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अब ये जो चीज़ उसने करी ना, ये ईजी नहीं थी, ये बहुत रिस्की थी, बिकॉज ये चीज़ करने में वो गिर सकता था, उसको चोट लग सकती थी, वो पूरा वहाँ से निकाल दिया जा सकता था। बट ये सारे रिस्क होने के बाद भी उसने हिम्मत करके हेड फर्स्ट अप्रोच लिया, जिस वजह से उसे रिवॉर्ड भी बड़ा मिला। यहीं से विलियम ने एक लेसन सीखा कि कई बार है ना लाइफ में आपको रिस्की चीज़ करनी पड़ेगी, जो चीज़ शायद कोई और करने का हिम्मत ना रखे, बट वो चीज़ आपको हिम्मत करके करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हो तो, अगर आप इतिहास बदलना चाहते हो तो, तब आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, पंच द बुलीज। सैन क्लेमेंटा नाम की जगह थी जहाँ पे अगेन इन लोगों को एक ड्रिल कराया जा रहा था। जो विलियम और उनके जो स्टूडेंट्स थे, अलग अलग स्टूडेंट्स थे नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें एक ड्रिल कराई जाती थी जहाँ पे उन्हें स्विमिंग करनी है, लेकिन रात में स्विमिंग करनी है। अब आप इमेजिन करो, रात का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा कपकपाने वाली सर्दी है, उस पानी में जाके इन्हें घंटों तक स्विमिंग करनी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ये ड्रिल करने से पहले इंस्ट्रक्टर आता था और बड़ी खुश मिजाज में लोगों को बताता था कि जो समुद्र में आप जाने वाले हो ना, यहाँ पे कई सारी अलग अलग टाइप की शार्क्स है। ग्रेट वाइट शार्क है, हैमरहेड शार्क है, और भी कई सारी अलग अलग शार्क है जो कभी भी चाहिए तो आपकी जान ले सकती है। लेकिन फिक्र मत करो, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी स्टूडेंट की शार्क ने जान लिया है। एटलीस्ट हमें याद तो नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, इतना तो हमें नहीं पता है। लेकिन बाय चांस आप स्विमिंग करने जाओगे अंधेरे में, जब आपको कुछ इतना दिखेगा नहीं, और आप जब समुद्र के बीच में रहोगे, अगर आपको लगता है कि कोई हंगरी शार्क है जो आपके आजू बाजू गोल गोल घूम रही है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, वो टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है, वो टाइम पे आपको घबरा के भागने की कोशिश नहीं करनी है, वरना शार्क आपके ऊपर अटैक करेगी। वो टाइम पे आपको क्या करना है, कंपोज रखना है, सारा करेज जो आपके अंदर है उसको जमा करना है, और अगर शार्क आपके पास आती है तो उसको नोज़ पे पंच मारना है।
देखो विलियम बोलते हैं आपको शायद ऐसे समुद्र में जाके शार्क से लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार लाइफ आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देगी जहाँ पे लोग आएंगे, बुलीज आएंगे जो आपको बुली करेंगे, उन शार्क की तरह आपको परेशान कर सकते हैं जो आपको खा सकते हैं। लेकिन वो टाइम पे आपको हार मानने के बजाय अगेन आप लोगों को हिम्मत जोड़नी है और उन्हें पंच मारने आपको आना चाहिए। और पंच मारने का मतलब ज़रूरी नहीं आपको फिजिकली मारना है, बट आपको हिम्मत करके उनसे लड़ने आना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, स्टेप अप व्हेन टाइम्स आर टफ। विलियम बताते हैं कि नेवी सील में एक और ट्रेनिंग होती थी जहां उन्हें एनिमीज पे अटैक करना भी सिखाया जाता था। और इस ट्रेनिंग के दौरान बेसिकली क्या होता था कि इन्हें समझो एक शिप है जो समुद्र के बीच में है, उस शिप से 2 माइल दूर इन लोगों को ड्रॉप कर दिया जाएगा और इन्हें पानी के अंदर से, याद रखो रात का टाइम है, पानी के अंदर से इन्हें जाना पड़ेगा। और शिप के नीचे एक कील नाम की जगह होती है जो शिप के सबसे नीचे होती है, जो मिडल लाइन होती है शिप की, वहाँ जाना होगा और वहाँ पे कील फाइंड आउट करना होगा जो शिप के सबसे नीचे वाली जगह पे होती है। अब इसके लिए 2 माइल दूर उनको छोड़ दिया गया और उन्होंने बोला जब 2 माइल दूर छोड़ दिया गया तो चलो थोड़ा बहुत, उधर पे मून था तो मून की लाइट थोड़ी बहुत आ रही थी, थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट फिर उनको नीचे से जाना था। और जब नीचे से उन्हें शिप के नीचे जाना था तब वो बोल रहे थे वहाँ पे इतना पिच डार्क अंधेरा था, शिप की जो परछाई थी ना उसने सारा रोशनी को ब्लॉक कर दिया था और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पे ना आप है ना अपना हाथ तक नहीं देख सकते, इतना पिच डार्क अंधेरा है। वो टाइम पे आप सोचो कैसा आपको लगेगा, समुद्र के बीचों बीच जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आप अपना हाथ भी नहीं देख पा रहे हो, वहाँ पे आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है और वो चीज़ फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक वो ड्रिल कंप्लीट नहीं होगी। वैसा टाइम जो आप बोल सकते हो लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम है, उस टाइम पे विलियम बोलते हैं हमें ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने अंदर से सबसे ज़्यादा अपनी इनर स्ट्रेंथ, सारी स्किल्स जो हमने अभी तक सीखी है उसको लगाना पड़ता है। हमारे अंदर जितनी फिजिकल ताकत होती है वो ताकत लगानी पड़ती है, जितनी अंदर से हिम्मत होती है वो सारी हिम्मत को निकालना पड़ता है, तब जाके हम वो टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। और यहीं से एक और लेसन उन्हें सीखने मिला कि जब है ना आप अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट में रहोगे, आपकी लाइफ का जो सबसे वर्स्ट फेज चल रहा होगा, जहाँ पे एकदम पिच ब्लैक अंधेरा होगा, जब आपकी सबसे ज़्यादा फटी पड़ी रहेगी ना, वो टाइम पे आपको स्टेप अप करना ज़रूरी है। वो टाइम पे आपको कमज़ोर पड़ने के बजाय अपने आप को और स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। अपनी सारी स्किल्स, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के उसका यूज़ करने आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, यू नीड ओनली वन टू लुक अप। विलियम बताते हैं नेवी सील ट्रेनिंग में ना 9th वीक जो होता है ना उसे हेल वीक बोला जाता है। हेल वीक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली तो नेवी सील ट्रेनिंग में बहुत परेशान करते ही हैं लोग, बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क तो दिए ही जाते हैं, बट हेल वीक इसका बाप होता है। हेल वीक में और बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया जाता है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को हैरास करते हैं, क्यों? ताकि स्टूडेंट्स गिव अप कर दे। वो है ना जो कमज़ोर लोग होते हैं ना उनको निकाल देना चाहते हैं और उसके लिए वो चीज़ों को और बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं ना। ये चीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ना एक जगह पर लेके जाते हैं जो सैन डिएगो और टियाना के बीच में रहती है। ये जो जगह होती है ना उन्हें मड फ्लैप्स बोलते हैं। यहाँ बेसिकली दलदल टाइप की जगह होती है, मिट्टी से भरी हुई जगह होती है, जो दलदल तो नहीं होती है बट बहुत सारा मिट्टी होता है, पानी और मिट्टी का मिक्सचर होता है, जो बहुत ही टफ जगह होती है, टफ टेरेन होता है। यहाँ पे बेसिकली इन स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है और इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है 15 घंटों के लिए। उनसे अलग अलग टास्क कराए जाते हैं, उनकी हालत ख़राब कर दी जाती है। 15 घंटे उन्हें ऐसे एक ठंडी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे एकदम तेज़ ठंड हवा चलती है, जिसकी वजह से लोगों के रूह कांप जाए, ऐसी जगह पे उनको रखा जाता है। ये जगह पे आके ना बड़े बड़े तुर्रम खान लोग भी क्विट कर देते हैं और इसी जगह पे फिर उन्हें ये जो मड है ना, मड के अंदर घुसा दिया जाता है। पूरा उनका जो धड़ होता है वो मड के अंदर रहता है और सिर्फ उनकी मुंडी दिख रही होती है। और ये टाइम पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अगेन हैरास कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि क्विट करना है तो क्विट कर दो, आपके लिए एकदम प्यारा सा बेड पड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी कॉफ़ी, गरम गरम कॉफ़ी है, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब आपको मिल जाएगा, बस क्विट कर दो। क्विट कर दोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इतनी टफ करने के बाद वो ये भी बोलते हैं कि सबको नहीं, सिर्फ 5 लोगों को क्विट करने की ज़रूरत है। 5 लोग क्विट कर देंगे तो हम ये ड्रिल ख़त्म कर देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान दम तोड़ दे, और लोग दम तोड़ना चालू भी कर भी रहे थे। एक स्टूडेंट था जो गिव अप करने जा रहा था, वो उठ के वहाँ पे बेल बजाने जा रहा था, जो बेल बज गई तो मतलब आपने क्विट कर दिया है। वो जब जा ही रहा था तभी एक और स्टूडेंट था पीछे, जिसने एकदम बेसुरी आवाज़ में एक गाना गाना चालू किया। उसकी आवाज़ फट रही थी, ठंडी से उसकी आवाज़ बराबर निकल भी नहीं पा रही थी, ना सुर था ना ताल था। लेकिन जैसे ही इस एक स्टूडेंट ने गाना गाना स्टार्ट किया, एक अजीब सा ही मोटिवेशन आ गया दूसरे स्टूडेंट में। उसके बाद एक और स्टूडेंट ने गाना चालू किया, फिर तीसरे, फिर चौथे, सब ने मिल के फिर वहाँ पे गाना गाना चालू कर दिया। और एक जो स्टूडेंट जो क्विट करने जा रहा था ना, वो भी पीछे आ गया। सडनली इन गाना गाने की वजह से क्या हुआ कि जो हवाएं जो इतनी ठंडी थी ना, वो थोड़ी सी वार्मर हो गई। जो उनकी बदन जो इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था, उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी आ गई और उनके अंदर एक होप आ गई कि यार अभी 8-9 घंटे बचे हुए हैं रात के, वो भी हम निकाल लेंगे। और वो होप किसने जगाया? सिर्फ एक बंदे ने, अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गा के। और इसके ऊपर इंस्ट्रक्टर गुस्सा भी हो रहे थे, वो चिढ़ भी रहे थे, वो चिल्ला भी रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप लोग गाना बंद कर दो वरना तुम लोगों का जो टाइम है वो डबल कर दिया जाएगा। बट फिर भी ये सारे स्टूडेंट चुप नहीं हुए, इनके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आ गया था और ये लोग गाते रहे। और उस टाइम पे विलियम ने एक और लेसन सीखा
कि कई बार है ना, चीज़ें बदलने के लिए ना बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जिसके अंदर अगर होप है और वो एक्शन लेता है, तो वो एक इंसान कई बार सैकड़ों को मोटिवेट कर देता है सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। वो सैकड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है। एक इंसान काफ़ी होता है बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलने के लिए, और वो एक इंसान आपको भी बनना चाहिए। और लास्ट, नेवर रिंग द बेल। विलियम बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत टफ होती है। स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, उनको बार बार ये याद दिलाया जाता है कि वो कैसे कमज़ोर है, मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है ताकि वो लोग क्विट कर दे। ज़्यादा मुश्किल नहीं रखता है क्विट करने का प्रोसेस। क्विट करने के लिए वो एक सिंपल सा प्रोसेस रखता है। वहाँ पे एक बड़ा सा ब्रास का बेल होता है, उसे जाके बजाना है। एक बार वो बेल अगर आप जाके बचा दो तो बस सारी तकलीफ़ें ख़त्म, सारा झंझट मारी ख़त्म। जो नींद नहीं मिल रही थी वो नींद मिलना चालू हो जाएगी, जो अच्छे खाना नहीं मिल रहा था वो खाना मिलना चालू हो जाएगा, सोने के लिए अच्छा बेड नहीं मिल रहा था वो बेड मिलना चालू हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी अच्छी चीज़ें, सारा कंफर्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, वो बेल बजाना है। और आधे से ज़्यादा लोग बेल बजा भी देते थे ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले तक, बट कुछ वॉरियर्स होते थे, कुछ स्ट्रांग लोग होते थे जो इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी, सब कुछ झेलने के बाद भी वो कभी बेल नहीं बजाते थे। और विलियम बोलते हैं आपको भी वो इंसान बनना है। लाइफ आपको कितना भी परेशान करेगी, कितनी भी टफ चैलेंजेस देगी, कितना भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको लेके जाएगी, याद रखना है वो टाइम पे आपको बेल नहीं बजाना है, वो टाइम पे आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर आप वो टाइम पे हार मान जाओगे तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके और वो टफ टाइम को झेल लोगे, बेल नहीं बजाओगे, एट द एंड आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिले ना मिले, आप खुद को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनता हुआ पाओगे, जो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंसान ही होगा जो शायद हफ्ते के 100 घंटे काम कर लेगा, जो एक परफेक्ट रूटीन को भी फॉलो कर लेगा, जैसा वीडियो के स्टार्ट में बताया था। लेकिन जब तक आप ऐसे इंसान नहीं बन पाओगे जो ये सब बातों को फॉलो करता है, तब तक आप ये रूटीन, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाओगे। समराइज़ करते हुए बता दूं 10 लेसन जो विलियम एच मैकरेवन ने शेयर करे थे उस वायरल स्पीच में, जो उन्होंने अपनी इस बुक में भी शेयर करे हैं। वो है, सबसे पहला, अगर आपको अपनी लाइफ या फिर दुनिया बदलनी है तो स्टार्ट करो अपना बेड बनाने से। फिर सेकंड, दुनिया बदलने के लिए आप अकेले वो काम नहीं कर सकते हो, यू विल नीड हेल्प, आपको पेडल मारने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, मेजर करो लोगों को उनके दिल के साइज से, उनके जिगर के साइज से, ना कि उनके कलर से, रेस से, या फिर उनका धड़ कितना है। नेक्स्ट, कितना भी आप परफेक्ट काम कर लो, कुछ भी कर लो, ज़िंदगी आपको शुगर कुकी बनाएगी ही बनाएगी। नेक्स्ट, लाइफ में आपको कई बार सर्कस देखना ही पड़ेगा, आपके स्ट्रगल्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट याद रखना उन स्ट्रगल्स को अगर आप झेलते हो तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट, लाइफ में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको हेड फर्स्ट अप्रोच लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बदलनी है तो कुछ चीज़ें हट के करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जब आप अपनी ड्रीम लाइफ के लिए काम करने जाओगे, अपनी लाइफ जियोगे, तो आपको कई सारे शार्क्स मिलेंगे, बुलीज मिलेंगे, जिन्हें आपको पंच करने आना चाहिए, जिनसे आपको लड़ना आना चाहिए, वरना वो आपको खा लेंगे। नेक्स्ट, जब वक्त बहुत बुरा आएगा, और पक्का लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आएगा, उस बुरे वक्त में आपको, जब आपका सबसे डार्केस्ट टाइम होगा, उस टाइम पे आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। जब आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे तभी आप उस अपने टफेस्ट टाइम को डील कर पाओगे, उससे आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, कई बार आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक जन को देखने की ज़रूरत है, एक इंसान जो आपके अंदर होप पैदा कर रहा है। अगर आप उसको देखोगे तो आपके अंदर होप आ जाएगी। आप भी उस एक इंसान की तरह बनने की कोशिश करो जो होप लाता है। और लास्ट, नेवर रिंग द बेल। नेवर रिंग द बेल तो मैं बोल रहा हूँ, बट आप इस चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ये थी समरी बेक योर बेड की, विलियम एच मैकरेवन की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स लगी है ये, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। छोटी सी बुक है। अगर आपको ये बुक पसंद आई, मेरी समरी पसंद आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, लाइक और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर देना। नेक्स्ट, नेवी सील ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स होते हैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनमें से एक और की बुक है डेविड गॉगिन्स की, जिन्होंने 3 बार हेलविक्स दी है, 3 बार इन्होंने ये सारी ट्रेनिंग ली हुई है और ऐसे कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी है। इस बुक के ऊपर भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग समरी बनाई है। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये लोग सच्ची में बहुत इंस्पायरिंग है, जो आपके अंदर जोश पैदा करेंगे बड़े बड़े काम करने का। तो वो वीडियो भी जाके देख लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।